रीमा बहू, शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बुआ सास आ रही है। लेकिन मम्मी जी, वो हमारी शादी में नहीं आई थी क्या? क्योंकि हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। हाँ बेटा, किसी जरूरी काम से वो नहीं आ पाई, लेकिन आज खास तौर पर तुम दोनों से मिलने आ रही है वो। और सुना है कि वो कोई गिफ्ट भी लाने वाली है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है बुआ जी आ गई। बुआ कमला घर के अंदर आती है। अरे भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अब शादी में तो नहीं आ पाई थी ना, और बहुओं से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर चली आई। अब बता, कहाँ पर है दोनों बहुएं? फिर रीमा और शोभा वहां पर आती हैं। ये छोटी बहू है रीमा, मोहित की पत्नी, और ये बड़ी बहू शोभा, विवेक की पत्नी। अरे ये क्या भाभी, एक चांद तो एक अमावस का चांद लेकर आई हूँ आप। क्या भाभी आप भी, आपने ये काली बहू कैसे पसंद कर ली? अरे नहीं दीदी, ये बहुत गुणी है, पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो बताओ शोभा बहू, और क्या आता है तुम्हें? मुझे खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई पूजा पाठ सब जानती हूँ मैं। और मुझे फैशन, ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब आता है। बुआ जी, मैं आपका हेड मसाज भी कर सकती हूँ। अरे वाह, तो फिर कर देना थोड़ा मसाज। सफर के कारण मैं बहुत थक गई हूँ। और भाभी, ये गिफ्ट लाया है मैंने, लेकिन मैं इस गिफ्ट को उसी बहू को दूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी। फिर बाद में, मम्मी जी, बुआ जी को खाने में क्या क्या पसंद है? मटर पनीर और सादे पराठे। लेकिन शोभा बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। मुंह में आता है वो बोल देती है वो, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, और वो हमसे बड़ी है, और बड़ों की बातों का बुरा नहीं लगता। इतना कहकर शोभा किचन में जाती है और फटाफट सारा खाना बना लेती है। बाप रे, ये तो कितना सारा खाना बनाया है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इस खाने को खराब करना होगा, नहीं तो बुआ जी की नजर में ये अच्छी बन जाएगी, और उसकी अच्छाई के सामने उन्हें मैं दिखाई भी नहीं दूंगी। सारा खाना तो बन गया है, अब मैं जाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर बुआ जी को खाना भी खिला दूंगी। तभी रीमा रसोई में आकर सारे खाने में मसाला ज्यादा डाल देती है। और फिर कुछ देर बाद जब शोभा खाना परोसती है, तभी, बुआ जी, मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया है ये। आई होप कि आपको पसंद आ जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, खाकर देखती हूँ मैं, तभी पता चलेगा। अरे ये क्या, मिर्च से तो मेरा मुंह चल गया, और ये पराठे तो कोयले हो गए हैं, और रायते में तो नमक का डिब्बा गिरा दिया है क्या? पता नहीं बुआ जी, पर मैंने तो सारा खाना बड़े ही प्यार से बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी। अरे क्या भाभी आप भी, इस बहू के हाथ का खाना खाकर तो लगता भी नहीं कि इसमें कोई अकल भी है। ना ही शक्ल ना ही अकल का पता है इसमें। अरे ये कैसी बहू बनाकर लाई हो आप? मुझे तो रीमा पसंद आई, सुंदर, स्टाइलिश और स्मार्ट है। और तो और इसने मेरी थकान भी दूर कर दी। इसीलिए मैंने जो आपको गिफ्ट रखने के लिए दिया है, वो आप रीमा बहू को दे देना। और शोभा बहू, तुम थोड़ा अपना रंग रूप सुधारो और कुछ सलीका सीखो। अगली बार आऊंगी तो तुम में सुधार दिखना चाहिए मुझे। इतना कहकर कमला वहां से निकल जाती है। चलो, आज तो मजा ही आ गया। बुआ जी ने इसे अच्छे से सुना दिया, और ये गिफ्ट भी मेरा हो गया। अब जल्दी से देखती हूँ कि इसमें से क्या निकलता है। जरूर कुछ बढ़िया ही दिया होगा बुआ जी ने, कोई सोने की चेन या हीरे का सेट। फिर जब रीमा डिब्बा खोलती है, तब अंदर से एक कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति निकलती है। और ये क्या, ये तो ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। अरे वाह बहू, बुआ जी ने तुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये तो कान्हा जी की मूर्ति है, इसे संभाल कर रखना बहू, और रोज सुबह उठकर इसकी पूजा पाठ करना। इस बुढ़िया के लिए मैंने कितनी चापलूसी की, उसके हाथ पैर दबाए, मसाज भी की, सबके सामने कितनी स्टाइल भी मारी।
और दिया तो क्या दिया, एक पत्थर की मूर्ति। फिर अगली सुबह, अरे शोभा बहू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है, शायद मौसम की वजह से होगा। अच्छा, ठीक है बहू, तुम आराम करो। मैं रीमा बहू से कहती हूँ कि आज का नाश्ता और खाना वही बना दे। फिर सुमित्रा रीमा के पास आती है। अरे रीमा बहू, जरा रसोई में जाकर नाश्ता और खाना बना देना। वो शोभा बहू की तबीयत खराब है ना, तो वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। पर मम्मी जी, मुझे तो सब्जी भी काटनी नहीं आती, तो खाना बनाना तो दूर की बात है। ये तो क्या कह रही है बहू? पहली रसोई की रस्म में तो तूने कहा था ना कि वो खाना तुमने भी बनाया है, और सबकी कितनी तारीफ भी ली थी तूने। वो मम्मी जी, असल में सारा खाना तो शोभा दीदी ने ही बनाया था, मैंने तो बस थोड़ी बहुत उनकी मदद की थी। और वैसे भी मम्मी जी, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। मतलब सिर्फ शक्ल है, ना हुनर ना गुण, और ऊपर से इतने दिनों तक तो हमसे झूठ बोलती आ रही है। हे भगवान, मैंने तो तुझे पहचानने में गलती कर दी। इतना कहकर सुमित्रा रात का खाना बना लेती है, और तभी उसकी दोस्त राधा आती है। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो मेरी बारी है। मेरे बेटे की शादी है, तो तुम अपने दोनों बहुओं को लेकर जरूर आना। हाँ राधा, मैं जरूर आऊंगी, और दोनों बहुओं को साथ में लेकर भी आऊंगी। फिर शादी के दिन, अरे शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें राधा के बेटे की शादी में जाना है। क्या मैं भी चलूं मम्मी जी? हाँ बेटा, हम तीनों साथ मिलकर जाएंगे। फिर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर शादी में पहुंचती है, और तभी सभी लोग उन दोनों बहुओं को घूर घूर कर देखने लगते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। जरा सुमित्रा बहन की दोनों बहुओं को देखो, एक तो एकदम परी जैसी लग रही है, और दूसरी देखो, कितनी सावली है वो। और नहीं तो क्या, सुना है वो दोनों बहनें हैं, पर दोनों बहनों में इतना फर्क। एक एकदम गोरी चमकदार और स्टाइलिश, और दूसरी एकदम साधारण सी है। पता नहीं क्या सोचकर ऐसी बहू लेकर आई है वो। अरे लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। सुमित्रा उन औरतों की बातें सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अरे रीमा बहू, हमारे साथ फोटो खिंचवा लो ना। और शोभा बहू, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं आंटी जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप रीमा के साथ ही फोटो लीजिए। पार्टी के सभी लोग रीमा के साथ फोटो लेने लग जाते हैं, और बेचारी शोभा कोने में खड़ी रहती है। देखो शोभा बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सब लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, सभी लोग एकदम चमक रहे हैं, और तुम सब तुम्हें एकदम अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बहू, इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम अभी के लिए घर चली जाओ, फिर थोड़ी देर में हम दोनों भी घर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको हो। रीमा उनकी बातें सुन लेती है। चलो, अब मम्मी जी को भी अजीब लगने लग गया है। इसके काले रंग की वजह से मम्मी जी इसे नापसंद करने लगेगी, और उनकी फेवरेट बहू तो मैं ही बनूंगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सुमित्रा रीमा को लेकर घर चली जाती है। सभी लोग कितने अजीब तरह से देख रहे थे शोभा बहू को, और ये देखकर तो मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। अरे माँ, क्या सोच रही हो आप? आज ऑफिस में मेरी एक पार्टी है, तो सोच रहा हूँ कि शोभा को भी साथ लेकर चला जाओ। सभी लोग अपने अपने बाइक को लेकर आने वाले हैं, आप क्या कहती हो? अरे नहीं बेटा, तू अकेले ही चला जा, शोभा को मत लेकर जा साथ में। पर क्यों माँ, उसे कितना बुरा लगेगा। देख बेटा, आज फिर से मैंने शोभा बहू की वजह से ताने सुने, सबके सामने मेरा मजाक बना, और ये सब देखकर तो मुझे यही लगता है कि मैंने तेरे लिए बहू चुनते वक्त कुछ गलती कर दी। शोभा हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती बेटा। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा। आज सभी लोग रीमा के साथ ही सेल्फी ले रहे थे, उसकी कितनी तारीफ भी कर रहे थे,
और शोभा को कोई पूछ भी नहीं रहा था। उल्टा लोग तो उसे ताने मार रहे थे और बोल रहे थे कि मैं कैसी बहू लेकर आई हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। क्या अभिमा, दुनिया की बातों में आकर आप एक सच्ची सीधी सादी और मेहनती बहू को छोड़ने की बात कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ। शोभा का रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। विवेक की बातें सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है। फिर अगले दिन मुझे शोभा बहू के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सभी लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, जिस कारण उसका दिल भी कितना दुखता होगा। फिर सुमित्रा शोभा के पास चली जाती है। अरे शोभा बहू, हम कल घर में शांति का पाठ करवा रहे हैं, तो तुम दोनों बहुएं अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। और हाँ, एक और बात कहनी थी। वो हमने जो तुम्हें पुश्तैनी हार दिया है ना, वही पहन कर आना तुम। वो तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा बेटा, और उसे पहनकर तो सबकी नजर तुम पर ही जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कल पूजा में वो हार जरूर पहनूंगी। नहीं, मैं उस काली को वो हार कभी पहनने नहीं दूंगी। वो हार तो मुझे ही चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। उस काली के गले में वो हार थोड़ी ना जचेगा। मैं तो गोरी हूँ, तो वो हार तो बस मेरे ही गले में जचेगा। फिर रेमा चुपके से शोभा के कमरे में चली जाती है। वो हार तो यही अलमारी में ही रखा होगा। हाँ, यही पर तो है। अब ये 10 लाख का हार मेरा हो गया, पर मैं इसे अपनी अलमारी में छुपा दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि वो ये हार कल कैसे पहनती है। फिर अगले दिन जब शोभा अलमारी में से हार निकाल रही होती है, तभी हे भगवान, ये हार कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। मम्मी जी, मम्मी जी। शोभा की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां पर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? मम्मी जी, जो हार आपने मुझे दिया था वो अलमारी में है ही नहीं। मैंने उसे हर जगह देख लिया, लेकिन वो हार मुझे मिल ही नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अरे इतना महंगा हार तुमसे गायब कैसे हो सकता है? यही कहीं पर रखा होगा, जरा ध्यान से देखो। नहीं मम्मी जी, मैंने उस हार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ मम्मी जी? कहीं तुमने उसे कहीं बेच तो नहीं दिया, या फिर अपने मायके वालों को दे दिया होगा? देखो शोभा, सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस हार का? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा मैंने तो उसे यही अलमारी में रखा था। अब तो ये सही में फंस गई है, इसीलिए अब तो बहुत ही मजा आएगा। हार तो मेरे पास आ ही गया, और ऊपर से इस काली कलोटी की बदनामी भी हो गई। तभी वहां पर चारों नंदे आती हैं। अरे क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और ये भाभी क्यों रो रही है? हमारा पुश्तैनी हार गायब हो गया है, ऐसा शोभा बहू कह रही है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो हार मिल ही नहीं रहा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मम्मी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो आप? यही घर में ही कहीं रखा होगा। अगर भाभी कह रही है कि उन्होंने नहीं लिया है, तो आप पहले घर में ढूंढ लो ना। उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो आप? लेकिन कहीं भाभी ने सच में वो हार बेच तो नहीं दिया? सोच लिया होगा कि घर में से तो कोई प्यार भी नहीं करता, तो चलो ये हार ही बेच देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वो हार क्यों बेचूंगी? वो हार तो मम्मी जी की दी हुई धरोहर है, हमारे खानदान की निशानी है, तो उसे बेचना तो दूर की बात है। मैं तो ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सब शांत हो जाइए। अगर हार घर में ही है तो कहीं नहीं गया होगा। हम चारों बहनें मिलकर सबके कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगी। हाँ माँ, इसमें मैं भी मदद करूंगी, और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। फिर हम चारों मिलकर उस हार को ढूंढेंगे। फिर वो चारों बहनें अलग अलग कमरे की तलाशी लेने लगती हैं। सबसे पहले तुम्हारे कमरे से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पूरा देख लो,
लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। जूही के कमरे की तलाशी होती है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह से बारी बारी सभी की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो हार उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब तो बस एक ही कमरा बचा है, रीमा भाभी का। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कमरा भी अच्छे से देख लीजिए। मैंने तो वो हार ऐसी जगह पे रखा है कि तुम लोगों को वो मिलेगा ही नहीं, फिर चाहे तुम कितना भी ढूंढ लो। फिर वो दोनों रीमा के कमरे की तलाशी लेने लगती है, अलमारी भी ढूंढती है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेडशीट हटाती है। अरे ये क्या, यही तो है वो हार जो मम्मी जी ने शोभा भाभी को दिया था, हमारा पुश्तैनी हार। रीमा भाभी, ये हार आपके कमरे में कैसे आया? आपने तो कहा था कि आपको कुछ भी नहीं पता। फिर नेहा कमरे में से सबको आवाज लगाती है, मम्मी आप सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये हार तो रीमा भाभी के बेडशीट के नीचे रखा था, एकदम कोने में रखा था उन्होंने। ये सब क्या है रीमा बहू? ये हार तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता मम्मी जी, शायद गलती से आ गया होगा। ज्यादा बनावटी मत बनिए रीमा भाभी, ये सब आपकी ही हरकत है। शोभा भाभी जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब सच मान लीजिए कि ये हार आपने ही चुराया है। हाँ रीमा, अब और झूठ मत बोल, जो है वो सच सच बता दे। अब रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वो हार मैंने ही चुराया है। वो हार मुझे बहुत पसंद था मम्मी जी, और मैं यही चाहती थी कि सभी लोग बस मेरी ही तारीफ करें। लेकिन जब आप लोग शोभा दीदी की तारीफ कर रही थी, तब मुझे उनसे बहुत जलन हुई, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तूने बहुत गलत किया है रीमा। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? जरा अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख, उसमें से तो एक भी गुण नहीं है तेरे अंदर। बस शक्ल ही दी है भगवान ने तुझे, लेकिन अकल का तो कुछ पता ही नहीं है। वो शोभा बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे रंग रूप को देखकर तुम्हारा मन नहीं पहचाना। तुम तो सोने जैसी बहू निकली, और मुझे बहुत अफसोस है बेटा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, और मैं जानती हूँ कि आपने जो किया वो समाज के तानों की वजह से ही किया है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी। शोभा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में दीदी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं रीमा, तू तो मेरी छोटी बहन है, और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया। और मेरे दिल में तेरे लिए कोई बैर नहीं है, और एक बहन ही दूसरी बहन को माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर उस दिन के बाद से वो सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ में प्यार से रहने लगते हैं। जमुना अपनी छोटी बहू अनुष्का के साथ रहती है। उसकी बड़ी बहू रिधिमा मर चुकी होती है, और अब वो अपने बड़े बेटे राघव के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही होती है। ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, अरे अनुष्का बहू, तू तो लगभग गंजी हो चुकी है। अरे तूने तो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं भी क्या करूं माँ जी, मैंने कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, अनेक घरेलू उपाय भी किए, लेकिन मेरे बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहे। मुझे भी खुद की शक्ल आईने में देखकर बहुत रोना आता है माँ जी। एक मेरी रिधिमा बहू थी जो कितनी सुंदर थी। उसके बाल, उसकी आंखें, एकदम कोहिनूर थी वो, लेकिन ऊपर वाले ने उसे हमसे छीन लिया। लेकिन एक तू है जो एकदम बदसूरत हो चुकी है। अब मैं अपने राघव के लिए एकदम सुंदर लड़की लाऊंगी और उसकी दूसरी शादी कराऊंगी, और तू अपने ये बाल ठीक कर ले, वरना मैं अपनी अजीत की भी दूसरी शादी करा दूंगी। उतने में वहां पर अनुष्का का पति अजीत आ जाता है। नहीं माँ, अगर आपको दूसरी शादी करानी ही है तो सिर्फ राघव भैया की कराइए, मेरी नहीं।
अनुष्का जैसी भी हो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और प्लीज आप इसे बात बात पर ताने मत दिया कीजिए, क्योंकि इसके गंजेपन के पीछे इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ, तू तो अपनी जोरू की गुलामी ही कर। माँ तो गई तेल लेने, है ना? ऐसा नहीं है माँ, जो गलत है सो गलत है। चलता हूँ, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। जमुना को अजीत पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब अनुष्का पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिस कारण सभी उस पर बहुत हंसते हैं और उसका तिरस्कार भी करते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ चली तू? मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलता फिरता सर्कस बन चुकी है तू। मोहल्ले के लोग तो तुझे देखते ही हंसने लग जाते हैं। पर माँ जी, चुपचाप घर पर बैठ और मेरे साथ बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। जमुना की यह बातें सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय के साथ साथ अब जमुना अपने बड़े बेटे के लिए दूसरी बहू ढूंढ लेती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा के बाल काफी लंबे और घने होते हैं, जिसे देखकर जमुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये फोटो देख राघव बेटा, इसका नाम मीरा है। देख कितनी खूबसूरत है ये, और इसके लंबे बाल तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बिल्कुल रिधिमा बहू की जैसी है ना? बता ना बेटा, शादी करेगा ना इसके साथ? लड़की ने तो हाँ कर दी है, अब तू बता। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। रिधिमा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए दूसरी शादी जरूर करूंगा, क्योंकि अगर रिधिमा होती तो वो भी मेरी खुशी ही चाहती। तो फिर ते रहा। अरे ओ उजड़ा चमन, जाकर मीठे मीठे गुलाब जामुन बना। आज तो जमकर मुंह मीठा करेंगे। ठीक है माँ जी। अब राघव और मीरा की शादी हो जाती है और वो दोनों घर के ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। वही अजीत, अनुष्का और जमुना का कमरा नीचे होता है। मीरा के घर आते ही सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे वाह जमुना बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लगती है। क्या काले और घने बाल है उसके! वाह! हाँ, लेकिन जरा छोटी बहू को भी देखो ना, वो पंजर खेत होता है ना, वैसे ही हो गया है उसका सर। अब तो उसके सर पर एक बाल भी नहीं बचा है। सही कहा तूने। दोनों औरतें अब हंसने लगती हैं और ये सब अनुष्का चुपके से देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आज बाहर से क्या क्या सामान लाना है मुझे बता दीजिए, मैं सब ला कर देती हूँ। वो दूध वाले भाई ने कहा है कि उन्हें अचानक से गांव जाना पड़ा है, इसीलिए अब हमें ही जाकर बाजार से दूध लाना होगा। अरे मीरा बहू, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? अगर तू इतना काम करेगी तो तेरे ये इतने सुंदर बाल और तेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ये टकली है ना काम करने के लिए। ए टकली, चल, देख क्या रही है? आज बाहर से सामान तू लाएगी। वैसे भी तुझे ज्यादा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू तो ठहरी एक नंबर की बदसूरत। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए ना। अब जो जैसा होता है उसे वैसा ही कहेंगे ना। बस कीजिए माँ जी, आप दिन रात मुझे गंजे होने पर ताने नहीं दे सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और अगर आपको काम बताना है तो इज्जत से बताइए, वरना मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे ओ गौनकेश, इज्जत उन्हें दी जाती है जो उसके लायक हो। ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। और अगर इज्जत कमानी है तो जाकर अपने गंजे सर पर बाल उगा। पनौती कही की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तूने। अरे वो तो मेरा बेटा है अजित, जो तुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं उसकी खुशी के लिए तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तो तुझे किसी फुटबॉल की तरह कब का लात मारकर उड़ा देती। जमुना के कड़वे ताने सुन सुनकर अनुष्का और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो कोई भी आता बस मीरा की ही तारीफ किया करता। ऐसे ही एक रोज, अरे दीदी, आपके बाल कितने लंबे हैं, आप तो इनकी देखरेख बहुत अच्छे से करती होंगी। क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि इन लंबे बालों का क्या राज है?
प्लीज मेरे गंजे सिर के लिए कोई उपाय बताओ ना। लेकिन अनुष्का, मैं अपने बालों पर कुछ भी नहीं लगाती। मैं तो वही शैम्पू और तेल इस्तेमाल करती हूँ जो हर महिला करती है। तो फिर आपके बाल सबसे अलग कैसे हैं दीदी? साधारण रूप से तो किसी भी महिला के इतने लंबे बाल नहीं होते जितने कि आपके हैं। अरे नहीं अनुष्का, यही सच्चाई है। मेरे बाल एकदम नेचुरल हैं। वो तो बचपन से ही लंबे हैं और मेरे पास ऐसा कोई भी खास उपाय नहीं है। सॉरी अनुष्का, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जानबूझकर मुझे उपाय नहीं बता रही। अरे बताएगी भी क्यों? क्योंकि अगर बता दिया तो मेरे भी बाल उग जाएंगे और फिर इसके साथ साथ मेरी भी तारीफ हो जाएगी। ये भी कोई कम नहीं है। एक रिधिमा दीदी थी जो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, और एक ये है चुड़ैल जो मुझे कुछ भी नहीं बताती। अनुष्का अब मीरा से नफरत करने लगती है और दूसरी तरफ मीरा अब अपने लंबे बालों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। और एक दिन एक बड़ा फोटोग्राफर उसके पास आता है। क्या? मैगजीन में फोटोशूट? हाँ मीरा जी, मैं और मेरी टीम चाहते हैं कि आप हमारी अगली मैगजीन के कवर पेज में रहो। आपके लंबे बालों की कई बातें सुनी है हमने, और उसके लिए हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अरे वाह माँ जी, क्या करूं? अब आप ही बताइए मुझे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जा बहू, कर ले फोटोशूट। जब सब लोग मैगजीन में तेरी फोटो देखेंगे तब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने मत दे बहू। ठीक है, फिर मैं फोटोशूट करूंगी आपके साथ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मीरा फोटोशूट कराती है और इस कारण वो और भी ज्यादा तारीफें बटोरती है। और ये सब देखकर अनुष्का को मीरा से जलन होती है। ये देखो अनुष्का, मेरी फोटो, बताओ ना कैसी है? मेरे पास ढेर सारे काम पड़े हैं और मैं इन सब फालतू के कामों में अपना समय नहीं गवा सकती। अरे पर, लेकिन अनुष्का। अरे जाने दे इस नक्चड़ी को। वैसे भी ऐसे पनौती लोगों को ये सब नहीं दिखाना चाहिए। खुद के पास तो एक बाल भी नहीं बचा है, इसलिए ये नालायक तेरे घने बालों पर अपनी बुरी नजर लगा देगी। इसलिए तू इसे कुछ भी मत दिखा और इससे तो तू बचकर ही रहे। बस कीजिए माँ जी। अरे आप खुद के बाल भी तो देखिए ना। खुद भी उम्र के साथ गंजी होती जा रही है और बस मुझे ही नाम रखती हो आप। इडियट कहीं की। क्या कहा इसने? कोई अंग्रेजी में गाली दी ना इसने? बता मीरा बहू। अरे नहीं माँ जी। चुप हो जा, तू इसका बचाव मत कर। ए टकली, रुक जा, कहाँ भागती है? फिर रात होने पर अनुष्का ये सारी बातें अजीत को बताती है। देखो अनुष्का, माँ की बातों पर तुम ध्यान ही मत दिया करो। पहले भी मैंने उन्हें 1000 बार कहा है कि तुम्हारे गंजे पर तुम्हें ताने ना दे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी उम्र हो चली है। अरे बुजुर्ग है इसीलिए मैं चुप रहती हूँ, वरना मुझे भी आता है अच्छे से जवाब देना। देखो अनुष्का, कोई तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं तो करता हूं ना, और हमेशा करता रहूंगा। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? आई लव यू मेरी खूबसूरत बीवी। लव यू टू अजीत। अगर तुम ना होते तो मैं टूट ही जाती। अजीत और अनुष्का गले लगाकर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वही दूसरी तरफ राघव मीरा के लिए एक नई साड़ी और गजरा लेकर आता है। अरे वाह, इस गजरे की महक तो एकदम कमाल की है। शुक्रिया राघव जी। वेलकम मीरा। वैसे तुम्हारा फोटोशूट तो एकदम चर्चे में है। आज दफ्तर में भी सब तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत खूब मीरा, थैंक यू। चलो अब पीछे मुड़ो। मैं ये गजरा अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाना चाहता हूँ। क्या? नहीं नहीं, आप मत लगाना। अरे लेकिन क्यों मीरा? और तुम अचानक से इतनी घबरा क्यों गई? वो क्या है ना, अब रात हो चुकी है और अब ये गजरा लगाकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये गजरा मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। फिर कल सुबह नहाने के बाद लगा दूंगी और दिन भर इसे अपने बालों में ही लगाए रखूंगी। अच्छा बाबा ठीक है,
जैसा तुम्हें सही लगे। मीरा वो गजरा फौरन फ्रिज में रखने जाती है और कमरे के बाहर खड़ी अनुष्का ये देखकर हैरान रह जाती है। गजरा लगाने की बात सुनकर तो दीदी ने कितना अजीब रिएक्शन दिया। खैर, मुझे क्या है। अब अनुष्का आगे निकल जाती है। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता और जमुना सोई हुई होती है, तभी यही सही मौका है। मैं तो अब मीरा के कमरे में जाऊंगी और उसका शैम्पू और तेल इस्तेमाल करूंगी। वो तो मुझसे छुपा रही है कि वो सिर्फ मामूली तेल और शैम्पू इस्तेमाल करती है, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ अलग इस्तेमाल करती है और वो मुझे उसे नहीं बताना चाहती। अब अनुष्का उस तेल को इस्तेमाल करने जा ही रही होती है कि उतने में वो बोतल उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये तेल की बोतल तो फूट गई। उतने में वहां पर जमुना आ जाती है। क्या टूट गया रे? अरे ये क्या? तू यहाँ पर क्या कर रही है अनुष्का? और तुम मीरा का तेल इस्तेमाल कर रही थी क्या? बेशर्म कहीं के, तूने तो उसकी तेल की बोतल तोड़ दी। तो मैं और क्या करती माँ जी? अब वो तो मुझे बताने से रही कि वो अपने बालों में क्या लगाती है, इसीलिए मैं खुद से यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि उनके तेल को अपने गंजे सर पर लगाने से मेरे सर पर भी बाल आ जाएंगे। अरे निकम्मी लड़की, जो काम इतने बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वो काम ये तेल क्या खाक करेगा क्या? तेरा गंजापन अब ठीक कभी नहीं होगा। आज तो तूने यहाँ पर आकर मेरी मीरा बहू का तेल इस्तेमाल करने की जुर्रत की है, लेकिन आइंदा से यहाँ पर आने के बारे में सोचना भी बंद, समझी कि नहीं? ऐसे ही एक दिन जब मीरा पोछा मार रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर लगा हुआ लंबे बालों का विग नीचे गिर जाता है। मीरा के ये छोटे बाल देखकर जमुना और अनुष्का हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी, इसका मतलब आपके इतने छोटे बाल हैं और आप ये विग पहनती हो। अब मैं समझी कि उस रात आप जेठजी को अपने बालों में गजरा लगाने क्यों नहीं दे रही थी। ये सब क्या है मीरा? तूने हम सबको धोखा दिया। हाँ माँ जी, मेरे बाल भी छोटे हैं और ये बाल उम्र के साथ झड़ने लगे थे और इसीलिए मैं विग इस्तेमाल करने लगी ताकि मुझे कोई भी ताने ना दे और बस मेरी तारीफें ही करते रहे। अरे निगौड़ी, मैंने तो केवल तेरे बाल देखकर ही तुझे अपने राघव के लिए पसंद किया था। मुझे लगा कि टीवी में आ रही हीरोइन की तरह तेरे बाल भी वाकई में लंबे होंगे। देखिए माँ जी, हकीकत तो ये है कि टीवी में जो भी हीरोइन आती है वो बाल भी उनके असली नहीं होते, नकली ही होते हैं। हे भगवान, मैं तो खामखा ही इससे जलती रही। अच्छा है, अब ये भी अपने छोटे बाल लेकर घूमेगी और इसकी कोई भी तारीफ नहीं करेगा। देख बहू, अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब आगे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज तो तेरा विग हमारे सामने गिरा है, लेकिन कल को अगर किसी के सामने गिरा तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और इससे अच्छा तो ये है कि अपने ये छोटे बाल तो खुद ही सबको दिखा दे। अब इतना रायता फैलाया है तो उसे समेटना भी चाहिए। मेरा तो नसीब ही फूटा है, दोनों बहुएं एक बराबर हैं। अब जमुना दुखी होकर अपना सिर पकड़ लेती है। सुबह के 5:45 बज चुके हैं और अब यही सही समय है। इससे पहले कि कोई उठकर मुझे देख ले, मुझे जल्द से जल्द सारा खाना बनाना होगा। फिर ट्विंकल फटाफट हाथ मुंह धोकर सुबह के 6 बजे खाना बनाने लगती है। सारा खाना तो बन चुका है, अब बस पापड़ तलने बाकी है, वो भी फटाफट कर लेती हूँ। फिर निकलती हूँ बाहर। भगवान जी, किसी को भी पता मत चलने देना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ट्विंकल यूं ही रोजाना सुबह सवेरे उठकर खाना बनाती है। क्यों और किसके लिए, इसके पीछे का राज किसी को भी नहीं पता होता। ससुराल वाले उठते तब तक वो पूरी रसोई को साफ करके नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। बहू, बना कि नहीं नाश्ता, या अगले जन्म में देगी मुझे? हाँ बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी परोसो। माफ कीजिए माँ जी, पापा जी, वो आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज तो लेट हो गया, लेकिन कल से एकदम समय पर नाश्ता बनना चाहिए,
समझी कि नहीं? हाँ माँ जी। हाँ माँ जी नहीं, कल से अगर देरी हो गई तो मैं तुझे नाश्ता खाने ही नहीं दूंगी। अरे क्या माँ, आप भी बस आज ही तो लेट हुआ है इसे, नहीं तो ट्विंकल हर काम एकदम सही तरीके से और सही समय पर ही तो करती है, लेकिन फिर भी आप इसे समझ कर नहीं लेती। तू मुझे मत सिखा आहान, और ज्यादा बीवी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बहुओं को अगर छूट दे दी तो ये सर पर बैठकर नाचने लगेगी, इसीलिए इनके साथ तो हमें ऐसे ही पेश आना चाहिए। पर माँ, अरे अब छोड़ो ये सब, सुबह सवेरे क्यों कलेश कर रहे हो? बहू को एक बार में समझ आ जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा भी लेगी। घर बैठे बैठे ट्विंकल सिलाई और बुनाई का काम भी करती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दिन में जब वो सिलाई बुनाई कर रही होती है, तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और ये देखकर उषा उसके पास आकर उसे जगा देती है। क्यों रे बहू, तुझे आग कैसे लग गई? अरे ऐसी कौन सी नाइट ड्यूटी करने जाती है तू? आजकल तो दिन में भी कितने खराटे मारते हुए सोती रहती है तू। अरे नहीं माँ जी, वो दरअसल आजकल मैं देर रात से सो रही हूँ, इसलिए नींद का पूरा शेड्यूल ही खराब हो चुका है। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये ऑर्डर कितना जरूरी है मेरे लिए। 4 बजे मीना मौसी आती ही होंगी ये कपड़े लेने। अभी भी तेरे हाथ में 1 घंटा है, कर ले फटाफट। गधेड़ी कही की, आजकल के बच्चे सच में इतना देर से सोते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं। अब कौन समझाए इन्हें कि रात की नींद तो रात की नींद ही होती है। अपनी ये गंदी आदत सुधार ले बहू, वरना ऐसे तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, और अगर तेरी सेहत बिगड़ जाएगी तो इस घर के काम और तेरा ये छोटा मोटा सिलाई बुनाई का काम कौन करेगा? बता मुझे। हाँ माँ जी, मैं आज से जल्दी सोने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मेरा बिगड़ा हुआ शेड्यूल फिर से ठीक हो जाए। फिर उषा वहां से चली जाती है। ये तू क्या कर रही है ट्विंकल? कितने सारे काम है तेरे आगे, और तू यहाँ पर घोड़े बेच के सो रही है। हिम्मत मत हार और जल्द से जल्द ये काम पूरा कर। फिर ट्विंकल जल्दी जल्दी सिलाई बुनाई का काम पूरा करती है और समय से ग्राहक को वो कपड़े भी दे देती है। रोजाना शाम होने पर जब उषा और सुरेश मंदिर जाते हैं, तभी ट्विंकल चुपके से अगली सुबह बनाने वाले खाने की सामग्री लाया करती है। लेकिन एक दिन, अरे नहीं, ये दोनों तो आज मंदिर गए ही नहीं। अब मेरे हाथ में एक्स्ट्रा सब्जी और बाकी का सामान देखकर कहीं माँ जी मुझसे कोई सवाल न कर दे। अरे क्या हुआ बहू, अंदर तो आ। वहां दरवाजे के बाहर क्यों रुकी है तू? जी माँ जी। अरे ये क्या, आज तूने इतनी सब्जियां क्यों लाई है? इतना सारा सामान किस खुशी में भाई? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? हे भगवान, अब मैं इन्हें क्या बोलूं? अरे बहू, क्या हुआ है तुझे? इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है तू? उषा कुछ पूछ रही है तुझसे। अरे माँ जी, ये एक्स्ट्रा का सामान मैंने घर के लिए ही तो लाया है। अब आने वाले 1 हफ्ते तक तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। डर मत ट्विंकल, घर के लिए तो तू ला ही सकती है ना, और ये बहाना बिल्कुल सही है। अरे पर हमारे घर में 4 ही लोग रहते हैं, तो फिर इतनी सारी सब्जियां 1 हफ्ते तक कैसे टिकेगी? अरे ये कैसे बिना सर पैर की बातें कर रही है तू? पगला गई है क्या? अरे टिक जाएगी माँ जी, ठंडी में सब्जियां खराब नहीं होती। बकवास बंद कर तू, और चुपचाप आधी सब्जियां सब्जी वाले को वापस कर दे। लेकिन माँ जी, अब जाती है या लगाओ तेरी अक्ल ठिकाने। अब ट्विंकल को ना चाहकर भी आधी सब्जियां वापस करनी ही पड़ती हैं। फिर अगली सुबह खाने में वो घर में पड़े पनीर से ही खाना बनाती है, और यह सब पड़ोस की मंदाकिनी अपनी खिड़की से देख लेती है। फिर जब मंदिर में मंदाकिनी उषा से मिलती है, तभी, अरे उषा, तू तो बड़ी भाग्यशाली है। ऐसे अचानक से ये तो क्यों बोल रही है? अरे बोलो भी क्यों ना। अब तेरी बहू रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर खाना बनाती है, तो घर के बाकी सारे काम भी एकदम अच्छी तरह से ही करती होगी ना। और यहाँ पर हमारी बहुएं हैं जो रात भर जागकर एकदम दोपहर होने पर ही उठती हैं। अरे ये तू क्या बोल रही है? मेरी बहू इतनी भी जल्दी नहीं उठती, और वैसे देखा जाए तो वो भी लेट ही उठती है। अरे ये तू क्या बोल रही है?
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। सुबह सुबह 6-6:30 बजे वो रसोई में खाना बना रही थी। 3 दिन पहले भी देखा था और आज भी देखा मैंने उसे। क्या कहा? मेरी बहू सुबह के 6 बजे उठकर खाना बनाती है? अब उषा हैरान हो जाती है और वो घर जाकर ट्विंकल से इस बारे में बात करती है। अरे माँ जी, दरअसल वो। अरे जब भी मैं तुझे कोई सवाल पूछती हूँ तो तू तो बस वो करती रहती है। एक बकरी होती है जो में करती रहती है और एक तू है जो बस वो करती रहती है। नालायक कहीं की। अरे माँ जी, मैं मानती हूँ कि मंदाकिनी काकी ने आज सुबह मुझे रसोई में जरूर देखा होगा। मैं आज और 3 दिन पहले की सुबह रसोई में ही थी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रात में देर से सोने के कारण मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है और कल रात को भी मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। सुबह तक जागी थी, इसीलिए सोचा रसोई का थोड़ा बहुत काम निपटा लूं। फिर 1 से 1.5 घंटे तक नींद पूरी लेकर उठ गई मैं 7:30-8 बजे। हे भगवान! अरे निकम्मी लड़की, तुझे मैंने उसी दिन कहा था ना कि अपने सोने का टाइम टेबल ठीक कर ले, वरना आगे जाकर तुझे बहुत तकलीफ होगी। तो तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अरे उस दिन तो बहुत बोल रही थी ना तू कि हाँ माँ जी, आज से ही मैं जल्दी सोया करूंगी। हाँ माँ जी, मैंने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन दिन में ज्यादा सोने के कारण सुबह के 4-5 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। ये सब मैं बिल्कुल नहीं जानती। आज से मैं तुझे दोपहर में सोने ही नहीं दूंगी, फिर तुझे रात में अपने आप नींद आ जाएगी। क्या? हाँ, अब तेरे बिगड़े हुए शेड्यूल को ठीक करने के लिए यही उपाय है मेरे पास। हे भगवान, अब दोपहर में जो मुझे थोड़ी बहुत नींद मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी। क्या कहा तूने? जरा जोर से बोल। कुछ भी तो नहीं माँ जी। अब उषा ट्विंकल को दिन में भी सोने नहीं देती, जिस कारण उसे काफी दिक्कत होने लगती है। फिर भी वो सुबह 5:45 बजे उठकर खाना बनाना नहीं भूलती। ऐसे ही एक सुबह, अरे ट्विंकल, 2 दिन से देख रहा हूँ, सवेरे इतनी जल्दी उठकर क्या करती हो तुम? और अब कहाँ जा रही हो? अभी तो बस 5:45 बजे है, ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है। अरे आहान, मैं तो वॉक करने जा रही हूँ। आज वॉक करने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, लेकिन तुम सो जाओ। तुम भी ना, बड़ी अजीब हो। अब क्या करोगे राम ही जाने। मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन 8:30 के पहले बिल्कुल भी मत उठाना। ठीक है मेरे पतिदेव, चलो अब सो जाओ। ट्विंकल आहान को सोने के लिए कहकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माफ करना आहान, लेकिन मुझे दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा, वरना तुम उठकर अगर रसोई तक आ गए तो खामोखा मुझे दिक्कत हो जाएगी। चलो अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। फिर ट्विंकल रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन उस दिन अचानक से एक बर्तन गिर जाता है और उसकी आवाज से उषा जाग जाती है और वो रसोई में आ जाती है। अरे बाप रे, ये सब तो क्या कर रही है बहू? सुबह सुबह उठकर खाना बना रही है? अरे माँ जी, मैं रात को 10:30 बजे ही सो गई थी, इसलिए मैं जल्दी उठ गई, तो सोचा आज के सारे काम जल्दी ही शुरू कर देती हूँ। अरे पर तू ये लौकी की सब्जी क्यों बना रही है? हमारे घर में तो लौकी की सब्जी किसी को भी नहीं पसंद, तो तू ये क्यों बना रही है? वो माँ जी, पड़ोसन, हमारी नई पड़ोसन आई है ना, लीजा, उसी के लिए बना रही हूँ मैं। क्या? अब ये लीजा क्या है? पिज्जा की बहन लीजा? अरे नहीं माँ जी, हमारी नई पड़ोसन का नाम है लीजा। वो एक क्रिश्चियन लड़की है और उसे लौकी की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैं ये सब्जी उसी के लिए बना रही हूँ। हे भगवान! अरे हम यहाँ पर मुफ्त में धर्मशाला थोड़ी ना खोल कर बैठे हैं, और तुझे क्या जरूरत पड़ गई उसके लिए सब्जी बनाने की? बेवकूफ कहीं की। हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ जी? देख बहू, आज तो तूने बना लिया, लेकिन अगली बार से अगर तूने किसी के लिए भी कुछ बना दिया और मेरे घर का राशन बर्बाद कर दिया तो देखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी। उषा को फिर भी ट्विंकल पर हल्का सा शक हो जाता है। फिर वो बाद में जब राशन की लिस्ट बना रही होती है तभी देखती है। ये क्या है बहू?
अरे 15 दिन चलने वाला आटा तो 7 दिनों में ही खत्म कर दिया तूने। कहाँ गया बाकी का आटा? अरे माँ जी, अब पिछले हफ्ते इतने सारे मेहमान आए थे तो उस टाइम आटा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, और रोजाना भी सुबह शाम आटा इस्तेमाल किया ही जाता है। अरे पर फिर भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए आटा। खैर, अगली बार से ध्यान रखना। उषा का शक अब बढ़ने लगता है। अब तो मुझे अपने सिलाई बुनाई के द्वारा कमाए गए पैसों से ही एक्स्ट्रा का राशन लाना होगा, वरना मैं सुबह का खाना कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि माँ जी तो अब रोजाना राशन पर नजर रखेगी। फिर एक सुबह उषा फिर से जल्दी उठती है और तभी बहू को खाना बनाते हुए कॉल पर बतियाते सुनती है। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। हाँ हाँ, आज भी उनके पसंद का ही बना है सब कुछ, अभी लेकर आती हूँ मैं सारा खाना। ट्विंकल की ये बातें सुनकर उषा अब हैरान हो जाती है। ये निकम्मी लड़की किससे बतिया रही थी अभी, और ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है? कहीं मेरी बहू का किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? आज तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। फिर उषा ट्विंकल का पीछा करती है और तब उसे पता चलता है कि वो तो असल में रोज सुबह अनाथ आश्रम में और रास्ते पर रहते हुए गरीबों को खाना दान करती है। और ये सब देखकर उषा चकित हो जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? इसका मतलब तो सुबह जल्दी उठकर इन सब के लिए खाना बनाती है? हाँ माँ जी, अब जब सच आपके सामने आ ही गया है तो मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ और सारे गरीबों के लिए खाना बनाती हूँ। आपने शायद आज सुबह मुझे आश्रम के वॉचमैन से कॉल करते हुए सुन लिया होगा, इसलिए आप मेरा पीछा करते हुए आ गई। हाँ बहू, लेकिन अगर तू ये सब कर रही थी तो तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? देखिए माँ जी, मेरी सोच अलग है। मैं दूसरों की तरह दिखावे के लिए दान पुण्य नहीं करती। आजकल के तो लोग दान करते हैं और वही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं ताकि लोगों की नजरों में अच्छा बनकर ज्यादा व्यूज प्राप्त कर सके। लेकिन असली दान तो वही दान होता है जो बिना किसी को बताए किया जाए, जिसे गुप्त दान भी कहा जाता है। क्या? हाँ माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे हमेशा से कहा है, नेकी करो दरिया में डाल। इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को भी ये बात पता चले। और माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस इन गरीबों का भला करना चाहती थी, वो भी अकेले में, बिना किसी दिखावे के। तू माफी मत मांग बहू। आज तेरी इन बातों को सुनकर मेरी भी सोच बदल गई है। और तूने सही कहा, हमें दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच में मन से दान करना चाहिए। और अब से मैं भी तेरे साथ ये दान करूंगी और हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। और तू घबरा मत, तूने ये काम करके आज मुझे खुश कर दिया है। जीती रहे मेरी बहू। धन्यवाद माँ जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप मुझे इतना समझ कर लोगी। और फिर उस दिन के बाद से उषा और ट्विंकल दोनों सास बहू किसी को भी बिना बताए रोज सुबह जल्दी उठकर साथ में खाना बनाती हैं और वो खाना गरीबों को दान करती है।